जय हिंद साथियों, संसारम परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीतियां। हर एक पॉइंट पे हम ध्यान से बात करेंगे, हर एक पॉइंट में डिटेल में बात करेंगे और आज आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आरबीआई आपके जेब से पैसा निकाल लेती है और किस तरीके से आरबीआई आपके जेब में पैसा डाल देती है। हमें ऐसा लग ही रहा होता है कि नहीं भाई, हम कमा रहे हैं, अपने हिसाब से कमा रहे हैं, अपने हिसाब से खर्च करेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आरबीआई ही है जो आपके पॉकेट को कंट्रोल करती है, आपके खर्चे को कंट्रोल करती है और आपके जीवन को कंट्रोल करती है। ये सारी की सारी चीजें आज आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, शुरुआत करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से। और मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीतियां, तो ये क्यों बनाई जाती हैं पहले ये ध्यान में रखेंगे। कौन बनाता है ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से आपके जीवन में ये अप्लाई होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले और ये होती क्या है। तो बच्चों, मॉनेटरी पॉलिसी की जब भी हम लोग बात करेंगे ना, तो आप लोग दिमाग में एक बात याद रखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीतियां, ठीक है, यानी कि मौद्रिक नीतियां। क्लियर पॉइंट यहां पे, नीतियां। अब देखिए ये क्यों बनाई जाती हैं, ये क्यों बनाई जाती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी नुकसान होता है, और किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत ज्यादा कम हो जाए, यानी कि महंगाई हो ही ना, मुद्रास्फीति ना हो, कि मुद्रा अपस्फीति आ जाए, यानी कि जो जो सामान पिछले साल 100 रुपए का था और इस साल बढ़ के 102 रुपए, 103 रुपए, 105 रुपए हो गया, इसको हम लोग महंगाई कहेंगे ना, ठीक है, मुद्रास्फीति कहेंगे। और मुद्रा अपस्फीति कहेंगे अगर ये 100 रुपए का सामान 99 रुपए का हो गया, 98 रुपए का हो गया, इस तरीके से, यानी साफ शब्दों में महंगाई और सस्ताई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसी को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीतियां बनाई जाती हैं। अब सवाल यह आता है कि सर इसको कंट्रोल क्यों करना है, हमें क्यों कंट्रोल करना है। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है कंट्रोल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्लियर पॉइंट यहां पे, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यानी कि मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। अब क्यों जरूरी है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जब हमारे इकोनॉमी में सामानों के जनरल प्राइस बढ़ जाते, कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान पिछले साल 100 रुपए का था, ठीक है, लास्ट ईयर 100 रुपए का था, ठीक है, और इस साल वो सामान बढ़ के 105 रुपए का हो गया है, ठीक है। इस साल अभी वर्तमान में कितने का हो गया, 105 रुपए का हो गया, यानी कि 5% से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, यानी 5% से मुद्रास्फीति बढ़ गई है, यही होता है, ठीक है, महंगाई, ठीक है। और दूसरा डिफ्लेशन आता है, कोई सामान 100 रुपए का पिछले साल था और इस साल 58 रुपए का हो गया है, याद रखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, क्या, डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मुद्रा अपस्फीति। क्लियर पॉइंट। चलिए, यानी 2 रुपए कम हो गया, 100 रुपए से 2 रुपए कम हो गया। अब ये दोनों ही कंडीशन जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है, यानी एक जरूरत से ज्यादा महंगाई हो गया वो भी अच्छी बात नहीं है, यानी इन्फ्लेशन हो गया वो भी अच्छी बात नहीं है, और जरूरत से कम डिफ्लेशन यानी कि जरूरत से ज्यादा डिफ्लेशन हो गया तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अब देखते हैं क्यों अच्छी बात नहीं है। सर चलो महंगाई है ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई गरीब लोग कैसे जिंदा रहेंगे, गरीब लोग किस तरीके से मतलब अपना जीवन यापन करेंगे अगर महंगाई बढ़ती चलेगी। तो अभी तो 5 रुपए की महंगाई है सर, 5%। अगर 100 रुपए का सामान 110 रुपए का हो जाता, 15 रुपए का हो जाता, तो सर गरीब के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। ये तो चलिए सर समझ में आ रहा है कि महंगाई वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर आप ये बोल रहे हो कि जब चीजें सस्ती हो जाए उसमें भी समस्या है, जब चीजें सस्ती हो जाए तो उसमें भी समस्या है। बिल्कुल समस्या है। अब देखिए, ये चीजें सस्ती हो जाएं तो क्यों समस्या है। सबसे पहले तो देखिए कि कहीं ना कहीं सरकार की जो इनकम है,
वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज से आती है, ठीक है। और जो सरकार की इनकम है वो टैक्स से ज्यादा आती है, यानी कि यहाँ पे कर जो होते हैं ना वो टैक्स से ज्यादा आती है। अब यहाँ पे चीजें महंगी होने का कारण क्या होता है? लोगों के पास खूब पैसा होता है तो लोग खूब ज्यादा खरीदारी करते हैं। चीजें सस्ती हो जाने का मतलब क्या होता है? लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए खरीदारी नहीं कर रहे हैं, याद रखेगा, ठीक है। अब महंगाई बढ़ रही है तो जब भी टैक्स लग जाता है ना, टैक्स लग गया, ठीक है, तो महंगाई बढ़ जाती है। 100 रुपए का सामान था और यहाँ पे 5 रुपए सरकार ने टैक्स लगा दिया तो 105 रुपए हो गया। तो टैक्स लग जाने की वजह से चीजें महंगी हो सकती हैं। ठीक वैसे यहाँ पे टैक्स नहीं लगाया गया, उल्टा सब्सिडी दे दी गई, तब यहाँ पे जाए क्या 100 रुपए का सामान 98 रुपीज का हो सकता है। तो सरकार की जो मेन इनकम होती है वो होती है टैक्स से, है ना। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट का टैक्स आएगा ही नहीं, ठीक है, अब देखो डिफ्लेशन हो रहा है यानी कि सस्ती चीज हो रही है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स या तो हटा रही है या तो कम करे या फिर उसकी डिमांड नहीं है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स उसका नहीं चार्ज करिए, सब्सिडी दे रही है कुछ भी, तो यहाँ पे सरकार के पास इनकम नहीं आएगी। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कैसे होंगी, यानी कि जो विकास करने वाली एक्टिविटीज हैं वो कैसे होंगे? पुल बनाना, ब्रिज बनाना, नवाचार करना, इनोवेशंस करना, ये सब कैसे होंगी? पहला पॉइंट, गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट यह आता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपका मैसेज क्या जा रहा है, यानी कि कोई भी सामान अगर सस्ता हो रहा है तो साधारण शब्दों में मतलब यही है कि उसको कोई खरीद नहीं रहा है, और कोई खरीद नहीं रहा है इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा नहीं है। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो फॉरेन जो इकोनॉमी है वो भारत में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी? एफडीआई क्यों आएगा? अगर तो यहां पे भारत में लोगों के पास पैसा ही नहीं, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ही कहा जाए कि बुरुंडी में जाके इन्वेस्टमेंट करो जहां पे गरीबी इतनी है कि लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? आप नहीं करोगे, है ना। ठीक वैसे ही फॉरेन इकोनॉमीज जो हैं, जो बाहर की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे यूएस का एग्जांपल ले लो, इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? जब वो देख रहा है कि अरे 100 रुपए का पिछले साल था और 98 रुपीज का इस बार है, यानी कि लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, यानी कि पैसा ही नहीं है। तो भैया उन लोगों के देश में मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां पे पैसा ही नहीं है? तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। और जो हम लोग वैश्वीकरण लेके चलते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन, उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट आएगी, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन खराब होंगे। तो यहाँ पे ये स्थिति भी खराब है और ये स्थिति भी खराब है। इतना समझ में आया है? यानी कि ज्यादा महंगाई हो गई तब भी गलत बात है अर्थव्यवस्था के लिए, और ज्यादा चीजें सस्ती हो गई तब भी अर्थव्यवस्था के लिए गलत बात है। इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और डिफ्लेशन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? चलिए, तो सर कितनी होनी चाहिए ये तो बता दीजिए। 20% इन्फ्लेशन बढ़ जाए, जैसे यहाँ 5% पड़ा था, नहीं यार ऐसे तो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अब क्या बोल रहे हो? 98%, 98 की जगह 95 हो जाए, 90 हो जाए, 10 रुपए चीजें सस्ती हो जाए? नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कितने से कितने के बीच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, और ये कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए ही किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं। अब आरबीआई जो है, आरबीआई का एक बॉडी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। क्या? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति। ये 2016 में बनाई गई थी, 2016 में बनाई गई थी उर्जित आर पटेल के सिफारिश पे। उर्जित आर पटेल की सिफारिश पे बनाई गई थी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? यानी कि सिफारिश, ठीक है, ये बनाई गई थी। अब क्यों बनाई गई थी? इसको क्या कहा गया था कि देखो ऐसा है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बोला गया था कि अब आपको कंट्रोल करना है इंडिया में इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना है। इतनी ज्यादा ना हो जाए कि गरीब लोग परेशान हो जाएं, महंगाई का आपको पता ही असर हमारे जीवन में पड़ता ही है, और इतनी ज्यादा सस्ती ना हो जाए कि फॉरेन इकोनॉमी हमको गरीब समझने लग जाए, श्रीलंका और पाकिस्तान, भूटान समझने लग जाए, है ना। तो आपको बीच में कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना है महंगाई को। क्लियर है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक पूरा रिसर्च किया और उस रिसर्च में बताया कि देखिए सर, ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये जो इन्फ्लेशन है
यानी कि मुद्रास्फीति जो है ये 4% अगर रहे तो बेस्ट है। यानी कि कोई सामान पिछले साल 100 रुपए का था तो इस साल 4% बढ़ के 104 रुपए का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 4% बढ़ गया। अगर 4% कोई भी बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बढ़ना ही चाहिए, है ना। बेस्ट कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन। फिर सवाल आता है, अरे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आ रही है, कोई जरूर थोड़ी 4% ही हम लोग मेंटेन करके रख पाए। अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए तो कितना बढ़ना चाहिए? तो बोला 2% एक्स्ट्रा कर लो, यानी कि 6%। यानी कि हद से ज्यादा अगर बढ़ जाए तो 6% ही बढ़नी चाहिए महंगाई, इन्फ्लेशन। 6% से ज्यादा अगर बढ़ गया 7%, तो भैया चिंताजनक बात है। ठीक है, 8% और भी चिंताजनक बात है। 10% भाई साहब सोचना शुरू कर दो, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। समझ रहे हो क्लियर पॉइंट क्या है? यानी कि 4% में मेरा इकोनॉमी बिल्कुल तंदुरुस्त है, 6% में थोड़ी बहुत तबीयत खराब है इकोनॉमी की, लेकिन हाँ ठीक है, सुधार किया जा सकता है। 6% से 7% की तरफ जब जाएगा ना तो बोले बाप रे बीमारी बड़ी हो रही है। 8 9 10 जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी ना महंगाई, बीमारी उतनी ज्यादा खराब होती चली जाएगी किसी भी इकोनॉमी की। चलिए सर, आपने मैक्सिमम तो बता दिया कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6%। और मिनिमम कितना होना चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि भैया कीमत घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी ही चाहिए। कीमत घटेगी तो फॉरेन इकोनॉमीज को यह खबर मिल जाएगी कि भाई कीमत क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि कोई खरीद तो रहा नहीं, तभी तो कीमत घटा रहे हैं ना सामानों की, है ना। तो यहाँ पे डिफ्लेशन वाली कंडीशन आ रही है, मुद्रा अपविष्टि वाली कंडीशन आ रही है ना। तो यहाँ पे फॉरेन इकोनॉमी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, यानी कि महंगाई होनी तो चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही होनी चाहिए। तो सर वो थोड़ी बहुत भी कितनी होनी चाहिए? तो देखो कम से कम 2% तो होना ही चाहिए। यानी कि 4% में 2% ज्यादा प्लस और 2% माइनस। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो 4% बेस्ट कंडीशन है, लेकिन अगर कम से कम बढ़नी चाहिए तो भाई 2% तो बढ़नी ही चाहिए। यानी कि 2% अगर बढ़ रही है तो बीमारी है, ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा। 2% से कम अगर 1% बढ़ रही है नहीं, बीमारी तो बड़ी बढ़ रही है। यानी कि महंगाई बढ़ी नहीं, 1% भी नहीं बढ़ी, 100% ही रही, मतलब 10 रुपए का 10 रुपए ही रहा, 100 रुपए का 100 रुपए ही रहा। और उसके बाद 99 का हो गया, 98 का हो गया, भैया ये तो आपको रोकने की जरूरत है, कंट्रोल करो कुछ ना कुछ, समझ रहे हो, चीजों को कंट्रोल करो। तो यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू द आईएमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो ये आपका मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, ये कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, कितना? 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने आपको क्या बताया था, जो इन्फ्लेशन है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाती है, यही डिसाइड करेगी मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी यही बनाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाएगी। और ये वही पॉलिसीज हैं, ये वो पॉलिसीज हैं जो कि महंगाई को 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब कंट्रोल बोल देने से थोड़ी कंट्रोल हो जाएगा कि भाई 2 से 6% के बीच में होनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बोलने से क्या हो जाता है? बोलने से तो मैं कल हवाई जहाज खरीदने जा रहा हूं, बोलने से तो कल इंडिया भैया पता नहीं कौन कौन से स्पेस रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है, ठीक है। बोलने से हम लोग भाई कुछ भी थोड़ी हो जाता, बोलने से आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, नीतियां बनानी पड़ेंगी। तो वो नीतियां जो कि मुद्रास्फीति को 2 से 6% के बीच में रखने के लिए बनाई जाती हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीतियां। क्लियर पॉइंट, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज। अब मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ औजार इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पेड़ काटना है तो औजार इस्तेमाल करूंगा ना, आरी, कुल्हाड़ी, सब। वैसे इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ औजार, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर अखबारों में आता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से मौद्रिक नीतियां यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से 2 से 6% के बीच में महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं, ठीक है। अब मौद्रिक नीतियों में, मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो मैं आपको अभी लिखवा देता हूं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि औजार,
जिनका इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्या, बैंक रेट और रेपो रेट। सबसे पहले आपका आता है बैंक रेट, बैंक रेट, और दूसरा आता है रेपो रेट, यानी कि बैंक दर और रेपो दर। ठीक है, ये बैंक और रेपो सेम ही है। तीसरा आता है रिवर्स रेपो रेट, इसके उल्टा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। आप लोग घबराइएगा मत, कई बार होता है ना बच्चा, अरे सब इतना सब कुछ पढ़ना है, बिना पढ़े तो कोई काम होगा ही नहीं। लेकिन आप याद रखें, लेक्चर के अंत तक बने रहें। ये मेरा दावा है कि आपको एक एक पॉइंट में ना कॉन्फिडेंस दिला दिया फिर बात करना, ये मेरा दावा है। ठीक है, अभी तो खाली नाम लिख रहा हूं। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात, और ये आपका ये नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका SLR CRR। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी मार्जिन आवश्यकता। उसके बाद आएगा मोरल सुएशन। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है मौद्रिक नीतियों में। क्लियर पॉइंट, बहुत आसान है बच्चे, और ये सब पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि भाई साहब जो हमारे जेब में पैसा है ना, वो RBI छोड़ती है और हमारे जेब से ही पैसा RBI निकालती है। हमको लग ही रहा होता है कि यार मेरे जेब में आज ना 5,000 रुपए पड़े हैं यार। ठीक है, आपको लग रहा है 5,000 रुपए पड़े हैं। ठीक है, लेकिन कब RBI 5,000 को निकाल के अपने खाते में ले आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और अब खुशी खुशी RBI को पैसे दे दोगे। समझ रहे हो कैसे? चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, सबके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, बैंक रेट। सबसे पहले देखेंगे बैंक रेट, बैंक रेट। ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। चलिए, बैंक रेट, बैंक रेट यानी कि बैंक दर। ठीक है, तीन प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे, तीन प्लेयर्स इस मार्केट में, तीन खिलाड़ी होंगे इस पूरे सिस्टम में, तीन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया RBI, यही तो मेन रोल है RBI। और उसके बाद आ गया, ठीक है, अच्छा बैंक रेट नहीं, इसके बाद कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक रेट वहां पे RBI आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि वाणिज्यिक बैंक। अब यहां पे आ गए कस्टमर्स, यानी कि हम लोग जो बैंक के कस्टमर होते हैं। क्लियर पॉइंट, याद रखेंगे। चलिए, ठीक है, अब आमतौर पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब भी यहां पे, जब भी कस्टमर को पैसा, लोन वगैरह चाहिए होता है ना, लोन वगैरह चाहिए होता है, तो कहां जाता है? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? जो आपके पैसा जमा भी करता है और आपको लोन भी देता है, जैसे कि PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। कस्टमर को जब भी पैसा चाहिए होगा कहां जाएगा? कमर्शियल बैंक के पास। और कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होगा तो RBI के पास जाएगा। याद रखना, RBI बैंकों का बैंक है,
हमारा बैंक पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक का बैंक आरबीआई। तो हमें जब भी पैसा लेना रहेगा, हमें जब भी पैसा लेना रहेगा, हम जाएंगे यहाँ पे, और इसको लेना रहेगा तो ये जाएगा यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हमने ये सोचा, ठीक है, अब एक एग्जांपल सिचुएशन लेके चलते हैं, उसमें हम परिवर्तन करेंगे। बैंक रेट होता क्या है पहले ये देखेंगे। बैंक रेट होता क्या है, जिस रेट पे, अब मैंने क्या बताया, कॉमर्शियल बैंक जाएगा इसके पास, आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जाएगा और बोलेगा हमको लोन दे दो, है ना, तो बोलेगा कि ठीक है ले लो, क्या दिक्कत है। तो जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा, बैंक को याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक रेट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, रेपो रेट। तो सर रेपो रेट क्या होता है? चलो बैंक रेट और रेपो रेट को दोनों तरीकों एक ही साथ समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया आपका रेपो रेट। अब मैं आपको डेफिनेशन दूं कि सर बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है, बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेगा। अब ये जब जाएगा आरबीआई के पास, तो आरबीआई उसको फालतू में लोन दे देगा क्या? ब्याज लेगा ना, जैसे कि हम यहां से लोन लेते हैं तो ब्याज लेते हैं ना, ठीक है। तो यहां पे क्या, जिस रेट पे कोई भी, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट। और जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रेपो रेट। क्लियर पॉइंट यहां पे? रेपो रेट बोलेंगे। अब फिर हुआ कंफ्यूजन, सर आप क्या बात कर रहे हो, यानी कि बैंक रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई किसको देगा? कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा, है ना। और रेपो रेट भी वही रेट है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा। चलिए यहां पे आरबीआई के द्वारा लिख देता हूं, ठीक है, आरबीआई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ये तो बताइए। तो चलो डिफरेंस समझते हैं, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम पहुंचे कहां पे? बैंक के पास, पंजाब नेशनल बैंक के पास, ठीक है। और बोले कि भाई साहब हमको क्या चाहिए? लोन चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक के पास पैसे नहीं है, ये गया आरबीआई के पास कि सर हमको लोन दे दो। तो आरबीआई क्या बोलेगा कि किस रेट पे चाहिए बच्चे तुमको, बैंक रेट पे चाहिए कि रेपो रेट पे चाहिए? अब कमर्शियल बैंक क्या बोले, अरे सर पहले बता तो दो दोनों में अंतर क्या है, तब तो मैं डिसाइड करूंगा कि बैंक रेट और रेपो रेट किस पे मुझे लोन लेना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अब इसमें पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या बोलेगा, देख बैंक रेट वो रेट है जिसपे तुझे ना कोई सिक्योरिटी, कुछ कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखना है, पैसा ले, ले जा और ब्याज भर देना। समझ लो, पैसा ले, ले जा और ब्याज भर देना, ठीक है। लेकिन अगर तू रेपो रेट पे लोन लेगा ना, तो तेरे को गिरवी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ सामान। पहला अंतर समझ में आया? यानी कि चलिए अब डिफरेंस लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहला जो डिफरेंस क्या था, यहां पे बैंक रेट में नो एग्रीमेंट ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कुछ भी गिरवी नहीं रखना है आपको, कुछ भी कोलैटरल नहीं रखना है, ठीक है। याद रखेगा, कुछ भी कोलैटरल नहीं रखना है, यानी कोई सामान आपको रखना ही नहीं है गिरवी। अब जब कोई सामान रखोगे नहीं गिरवी, तो सुरक्षित लोन हो जाएगा, ठीक है। असुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित तो नहीं, असुरक्षित हो जाएगा। भाई असुरक्षित ही होगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग अनसिक्योर्ड लोन। क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित। क्योंकि यहां पे क्या किया गया है, बिना कोई सामान रखे आपको लोन दिया जा रहा है, लेकिन वही रेपो रेट पे जब जाएगा, ठीक है, तो इसको सामान रखना पड़ेगा। यानी कि आरबीआई बोलेगा कि देख भाई बैंक रेट पे अगर तू लोन लेगा तो कुछ नहीं, ले जा, ले पैसे ले जा, ब्याज भर देना। रेपो रेट पे लोन लेगा तो तुझे भैया गिरवी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब एक बात बताएं, ये कॉमर्शियल बैंक के पास कौन से प्रॉपर्टीज है गिरवी रखने के लिए? माँ के कंगन है कि बाप की बपौती है, बड़ी बड़ी बिजनेस है, भाई ये बैंक है, इसके पास कैसे? तो ये क्या बोलेगा कॉमर्शियल आरबीआई को, यार कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरे पास कहां सिक्योरिटी आएगी? नहीं लोन देना तो साफ साफ बोल दो ना, नहीं देना। ये क्या आप बोले जा रहे हो कि सिक्योरिटी से, भाई मेरे पास कहां से आएगा, मेरे पास गोल्ड वोल्ड कहां से है? तो आरबीआई क्या बोलेगा, ओ सुन सुन, जब तूने कस्टमर को लोन दिया होगा तो कस्टमर ने गोल्ड रखा होगा तेरे पास, तू वही गोल्ड हमें दे दे। तो अब कॉमर्शियल बैंक क्या बोले, अच्छा फिर जब कस्टमर वापस कर देगा, हमें अपना लोन चुका देगा,
तो अपना गोल्ड मांगेगा नहीं क्या? तो आरबीआई क्या बोला, भाई तो तुम मुझसे ले लियो वापस और उसको दे दियो। अब समझ में आया? यानी कि गोल्ड रख ले, मेरे पास गोल्ड रख दे, कस्टमर का जो गोल्ड तेरे पास पड़ा है वो गोल्ड तू मेरे पास रख दे, ठीक है, और लोन ले जा। और जैसे ही कस्टमर वो गोल्ड लेने आएगा पैसा भर के अपने लोन चुका के, तो तू वो गोल्ड मेरे से लेके जाइयो और कस्टमर को दे दियो। क्लियर पॉइंट? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो का फुल फॉर्म ही क्या होता है, रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेज ऑप्शन। याद रखें, रेपो, रेपो का मतलब क्या होता है, री परचेज ऑप्शन। रेपो रीपर्चेज ऑप्शन है, दोबारा खरीदने का ऑप्शन मैं तेरे को दे रहा हूं। यानी कि एक बार कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इसको बेच देगा गोल्ड जैसे 1 लाख रुपए में, और फिर जब वापस गोल्ड इससे खरीदेगा तो 1 लाख रुपए तो वापस करेगा ही करेगा, कुछ ब्याज वापस कर देगा, कुछ ब्याज भरेगा। और ब्याज कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा। उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट रीपर्चेज ऑप्शन, यानी कि जो आपने गोल्ड रखा है इसके पास, उसको आप दोबारा से खरीद सकते हो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देना, और वही एक्स्ट्रा पैसे जितना परसेंट भी होगा, 3-4, जैसे आज की डेट में 6.5% चल रहा है ना रेपो रेट, तो 6.5% एक्स्ट्रा पैसा देके गोल्ड लेके चले आना, कस्टमर को वापस कर देना। यानी कि ये जो है वो सिक्योर्ड होगा, ये लोन जो होगा वो क्या होगा, सिक्योर्ड होगा। क्लियर पॉइंट? सिक्योर्ड लोन होगा, ये जो होगा वो सिक्योर्ड लोन होगा। क्यों? यहां पे एग्रीमेंट ऑफ सिक्योरिटी होगी। क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट ऑफ सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई सामान गिरवी रखना, ठीक है, याद रखेगा। अब ये सुरक्षित लोन है, इसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षित लोन। क्या बोलेंगे? सुरक्षित, सुरक्षित लोन, ठीक है। क्लियर पॉइंट? अब आपसे ये सवाल है कि जो सुरक्षित है वो ज्यादा समय के लिए होगा या असुरक्षित है वो ज्यादा समय के लिए होगा? लॉन्ग टर्म कौन सा लोन होगा? रेपो रेट लॉन्ग टर्म पे जाएगा या बैंक रेट लॉन्ग टर्म पे जाएगा? यानी कि कमर्शियल बैंक जब लोन लेके जाएगा, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए किस रेट पे लेके जाएगा और शॉर्ट टर्म के लिए किस रेट पे लेके जाएगा? आमतौर पे बच्चे क्या बोलते हैं, दिमाग लगाते हैं कि सर ये तो जो है आपका जो सिक्योरिटी है ही नहीं, तो इसको शॉर्ट टर्म पे दे दे। भाई असुरक्षित है, लेके भाग गया तो, है ना, कोई गिरवी तो रखा नहीं है बैंक रेट पे, तो लेके भाग गया तो क्या करोगे आप? तो ये जो होगा ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और इसमें तो सामान रखा है, गोल्ड रखा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाए, क्या दिक्कत है हमको? महीना 2 महीना 5 साल 1.5 साल जब मर्जी भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो गोल्ड पड़ा हुआ है ना हमारे पास, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म और वो शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर पॉइंट? ऐसा लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए और ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। क्लियर पॉइंट? कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, आप कॉमर्शियल बैंक हैं, आरबीआई ने बोला किस रेट पे लोन चाहिए, बैंक रेट पे या रेपो रेट पे? तो आप क्या करोगे, पूछोगे भैया फर्क क्या है, तो इसने बता दिया कि भैया ये फर्क है। तो आप अगर कॉमर्शियल बैंक होते और अगर मैं आपको कहता, ठीक है, याद रखना कि जब चाहो तब मैं तुमको लोन दे दूं, वापस गोल्ड वापस कर दूंगा, कस्टमर को लौटा देना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये जो चूंकि ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है, असुरक्षित है, तो इसमें ना हाई इंटरेस्ट लगता है, यानी कि उच्च ब्याज, यहां पे ब्याज की दरें ऊंची होंगी। और ये तो सिक्योर्ड है तो यहां पे ब्याज जो होगा कम होगा, यानी कि लो इंटरेस्ट। क्लियर पॉइंट? अब एक बात बताइए, कोई भी बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करना चाहेगा ब्याज के तौर पे? हाँ बिल्कुल। तो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों पे करेगा कॉमर्शियल बैंक? जब ये बोल रहा हूं मैं, आरबीआई इसको बोल रहा हूं कि देख भाई तू गोल्ड रख दे, तू जब चाहेगा तब तेरे को मैं गोल्ड वापस कर दूंगा और तू कस्टमर को दे दियो। तो भाई गोल्ड वहां पे पड़ा रहे चाहे यहां पे पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ता है? मैं जब चाहूंगा मुझे गोल्ड मिल जाएगा, तो मैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों पे करूं? मैं क्यों ना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों पे करूं, क्यों ना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूं? तो सारे के सारे बैंक ना आ जाएंगे, क्या बोलेंगे, भैया हमको रेपो रेट पे लोन चाहिए, रेपो रेट पे लोन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर पॉइंट? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सारे के सारे बैंक यहाँ पे आ जाएंगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेने के लिए, ताकि वो कस्टमर को लोन दे सके। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, मैं इन्फ्लेशन पे थोड़ा और लौट के जाऊंगा, आपको बताते हैं। ये देखिए इन्फ्लेशन क्यों होती है,
यहां पे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई क्यों होती है? क्योंकि लोग डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, मांग ज्यादा करेंगे। लोग मांग ज्यादा क्यों करते हैं? उनके पास पैसा ज्यादा होता है, यानी कि मुद्रा ज्यादा होती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही महंगाई को 2 से 6% के बीच में रखने के लिए ही तो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है ना, मौद्रिक नीति अपनाती है ना। तो उसका मकसद ये था। क्लियर पॉइंट? यानी कि अब देखिए, आरबीआई को अगर मान लो महंगाई कम कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? लोगों की जेब से पैसा हटाना पड़ेगा। महंगाई क्यों है? क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड क्यों कर रहे हैं? लोगों की जेब में पैसा है, तो आरबीआई लोगों की जेब से पैसा ही निकाल लेगी, या लोगों की जेब में पैसा जाने ही नहीं देगी, जाने ही नहीं देगी। क्लियर पॉइंट? जैसे मान लो अगर ब्याज की दरें सस्ती हैं तो आप लोग ईएमआई पे बाइक खरीद रहे हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, सब ईएमआई पे आज की डेट में। बर्थडे पार्टी तक क्रेडिट कार्ड से मनाया जाता है और चुकाया जाता है बाद में, क्योंकि भाई ब्याज नहीं देना, ब्याज बहुत कम है। अगर आरबीआई को लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं यार, ये क्रेडिट कार्ड पे पैसे उड़ा रहे हैं, बहुत डिमांड कर रहे हैं, इसकी वजह से महंगाई आ गई है, आरबीआई क्या करेगा? ब्याज की दरें बढ़ा देगा। तो जो क्रेडिट कार्ड पे आपने 10,000 का खर्चा किया था उसके बदले भरना पड़ेगा आपको 15,000, तो आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बंद कर दोगे। जो मोटरसाइकिल आपको 2 लाख की पड़ रही है वो पड़ेगी 3 लाख की ब्याज लगने के बाद, ठीक है, आप बाइक ईएमआई पे लेना बंद कर दोगे। समझ रहे हो पॉइंट? वॉशिंग मशीन जो 30,000 की थी 40,000 की पड़ रही है ब्याज लगा के। तो यहाँ पे डिमांड को जब भी कम करना होगा ना, आरबीआई चीजें महंगी कर देगी, ठीक है। आरबीआई चीजें महंगी नहीं करेगी, ब्याज महंगा हो जाएगा। ब्याज महंगा हो जाएगा तो आप ईएमआई पे चीजें खरीदना बंद कर दोगे, आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट कम करोगे क्योंकि ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो यानी कि आपकी जेब से पैसा निकाल लेगी आरबीआई, ठीक है, या आपके पास पैसा जाने ही नहीं देगी। क्रेडिट कार्ड आप तब भरोगे ना जब 10,000 का 10,500 भरना हो, या 10,000 का 10,000 भरना हो। 10,000 का 15,000 भरना है तो आप क्रेडिट कार्ड से बर्थडे पार्टी नहीं करोगे। मानते हो इस बात को? आप लोग अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके शॉपिंग नहीं करो क्रेडिट कार्ड से। मानते हो इस बात को? क्योंकि भाई 15,000 कौन भरेगा? 5,000 एक्स्ट्रा कौन भरेगा? 5,000 रुपए जेब में पड़े, उसी से पार्टी कर लूंगा मैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिमांड कम की ना, क्योंकि ब्याज की दरें बढ़ गई। तो आरबीआई का काम क्या था? ब्याज की दरें बढ़ा देना ताकि आप डिमांड कम कर दो, ठीक है। लेकिन यहां पे ब्याज कम पे अगर ये लेके जाएगा कॉमर्शियल बैंक, तो कम ब्याज पर ही तो देगा कस्टमर को। जब ब्याज कम रहेगा तो लोग और ज्यादा महंगाई, और ज्यादा सामान डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड करेंगे तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी नहीं क्या? यहां पर तो हमको महंगाई को कंट्रोल करना था, लेकिन महंगाई और बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके जाएंगे, कम ब्याज पे लेके जाएंगे, और वहां पे कम ब्याज पर ही देंगे। जैसे मान लो ये लेके गया आपके 4% पे लेके गया, ठीक है, तो आगे वो तकरीबन 6% पे देंगे मान लो, है ना। तो भाई 6% पे कोई भी लोन ले लेगा। 1 लाख की जगह 1,06,000 भरना, वो भी 12 महीने में, तो कोई भी भर देगा भाई ईएमआई पे, है ना। तो ये मान लो फिलहाल की कंडीशन ये चल रही है, ठीक है, 4% है और वो 6% है। तो ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, कम ब्याज। तो अब आरबीआई क्या बोलेगा? अरे यार मैं तो सोच रहा था महंगाई कंट्रोल करने के लिए, अब हो क्या रहा है? महंगाई और बढ़ रही है क्योंकि सस्ते पे लेके जाएगा। तो इसको क्या बोले? सुनो सुनो सुनो, ये वाला ना शॉर्ट टर्म, भाई हम तुमको बहुत ही कम समय के लिए लोन देंगे, ठीक है, कम समय के लिए लोन देंगे, ठीक है, कितना? 7 दिन मान लो तकरीबन, ठीक है। ये तो 1 दिन होता है मैक्स, ठीक है, लेकिन किसी किसी प्रोविजन में 7 दिन तक का भी चला जाता है। अब मान लो आपको 1 दिन के लिए लोन दे रहा है कि भैया अपनी यानी कि आपको समय ही उतना देगा कि अपनी समस्याएं सुलझाओ, अब लोन वोन के चक्कर मत पड़ो, ठीक है, अपनी समस्याएं सुलझाओ, लोन लोन के चक्कर मत पड़ो। तो समय ही कम दिया जाएगा ताकि वो ज्यादा लोगों को पैसा ना दे पाए, और ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म में। क्या? लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट? क्या देखेगा? यानी कि ये ज्यादा समय के लिए और ये कम समय के लिए। लेकिन थोड़ी देर पहले क्या लग रहा था, ठीक है, वो आपका शॉर्ट समय के लिए और ये आपका लॉन्ग समय के लिए। नहीं, ये शॉर्ट समय के लिए, क्योंकि भाई उनको ज्यादा समय मिल जाएगा तो ज्यादा ज्यादा पैसा लेके लोन ज्यादा ज्यादा देंगे तो महंगाई और बढ़ेगी बढ़ेगी, कंट्रोल थोड़ी ना होगी। इस सारी चीजों का आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं महंगाई की कंडीशन बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि 8% की महंगाई चल रही है, हमें रखना था कितना? 6 और उस 8% के बीच में। तो महंगाई बहुत ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा? कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जब आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा? फटाक से 4% था ना रेपो रेट, इसको बढ़ा के सीधा कर देगा 6% पे। अब ये 6% पे लेके जाएगा तो तकरीबन 10% के आसपास पे लोन देगा। लोन महंगा हो गया, लोन महंगा हो गया तो लोग कम खरीदारी करेंगे, कम खरीदारी करेंगे तो महंगाई थोड़ा और कम हो जाएगा, 7% पे आ जाएगा, लेकिन अभी भी ज्यादा ही है। तो ये क्या करेगा? इस 4% को बढ़ा के 8% कर देगा। 8% पे ये 12% पे
आगे लोन देगा कस्टमर को। तो कौन सा कस्टमर 12% पे लोन लेगा? थोड़े बहुत ले भी लेंगे, ठीक है। तो चलो भैया, ये हो गया 6% पे महंगाई आ गई, ठीक है। अब इसने देखा, अरे बाप रे, तो ये 10% कर देगा। अब 10% कर देगा तो ये आगे चल के 14% पे लोन देंगे, हो गया महंगा, ठीक है। तो यानी कि महंगाई तकरीबन घट के 5% आ गई। तो यही तो करना था, 2% से 6% के बीच में महंगाई को कंट्रोल करना था। यानी कि रेपो रेट बढ़ा के, ठीक है, रेपो रेट बढ़ा के क्या किया जाता है, यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और रेपो रेट घटा के मुद्रा विस्फीति को। अब मान लीजिए लग रहा है कि अरे यार, ये तो 1% महंगाई बढ़ रही है, जबकि 2% कम से कम होनी चाहिए थी। अब महंगाई कम क्यों हो गई? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। जब डिमांड ही नहीं करेंगे, मांग ही नहीं करेंगे, चीजें अपने आप सस्ती हो जाएंगी। ये भी चिंता का विषय है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फटाक से 10% को घटा के 2% कर देगा, ठीक है। अब 2% पे जब लोन लेके जाएगा बंदा, तो 4% पे आगे लोन देगा। तो 4% पे फिर से लोग लोन लेके ईएमआई पे खरीदना शुरू कर देंगे। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, कार, घर, फ्लैट, सब कुछ, फॉरेन ट्रिप तक प्लान कर देते हैं, है ना। तो डिमांड फिर से बढ़ने लग गई, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे रेपो रेट और ये बैंक रेट भी सेम काम करता है। काम सेम करेगा, बस इतना है कि वो लॉन्ग रन टर्म के लिए होगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। बाकी काम बिल्कुल ऐसे ही करेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा। यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को, रेपो रेट और बैंक रेट को घटा के या बढ़ा के आरबीआई मुद्रास्फीति या अपस्फीति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बैंक रेट और रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट, आरबीआई ट्राइज टू कंट्रोल RBI tries to control inflation और डिफ्लेशन, ठीक है। यानी कि बैंक दर और रेपो दर को बढ़ाकर या घटाकर आरबीआई मुद्रास्फीति और अपस्फीति को नियंत्रित करता है। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए, ये तो हो गया आपका रेपो रेट और बैंक रेट का। अब थोड़ा फ्लो चार्ट पे चलते हैं। अब एक बात बताइए, अब मैं आपसे सवाल करूं कि सर एक बात बताओ, क्या आरबीआई जितने भी लोग हैं कॉमर्शियल बैंक, जब भी कस्टमर पहुंचेगा कॉमर्शियल बैंक के पास, तो क्या कॉमर्शियल बैंक हमेशा ही आरबीआई से लोन लेके कस्टमर को देगी? क्या पंजाब नेशनल बैंक के पास खुद का पैसा नहीं है? भाई आरबीआई से भी ज्यादा कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा होता है, याद रखेगा। तो कॉमर्शियल बैंक क्या बोलेगा, ए मुझे ना बैंक रेट पे लोन चाहिए ना रेपो रेट पे लोन चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास खुद का पैसा बहुत है, मैं कस्टमर को लोन दूंगा। एसबीआई क्या बोल रहे, बैंक रेट रेपो रेट हटाओ, हमको नहीं चाहिए आरबीआई तुमसे लोन, हम तुमसे लोन लेंगे और तुमको ब्याज देंगे, फिर वो पैसा हम इधर देके 2% बीच में ब्याज लेंगे ना, हमारे पास खुद का पैसा है, हम खुद अपना लोन दे देंगे। तो एक बात बताओ, जब कॉमर्शियल बैंक खुद ही लोन दे रहा है ना कस्टमर को, तो यहाँ पे बैंक रेट और रेपो रेट का क्या रोल, इनका इस्तेमाल करके किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। वैसे में आरबीआई क्या बोलेगा, सुनो 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 यार, मत लोन दो यार उनको, इतना ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप इतना सस्ते में लोन दे रहे हो और खरीदारी करके और महंगाई बढ़ा रहे हो, वो थोड़ा लोन को महंगा कर दो यार, ठीक है, क्योंकि लोग लोन कम लें। बोले अरे महंगा कैसे कर दे, महंगा करेंगे तो लोग लोन ही नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो यही तो हमारा बिजनेस है, लोगों को लोन देना और ब्याज लेना, समझ रहे हो। तो आरबीआई बोले यार सुनो सुनो सुनो, यही समस्या है ना, कि तुम लोन किसको दोगे, तो एक काम करो, जो तुम कस्टमर को लोन देने वाले हो ना, वो वाला लोन तुम मुझे दे दो, आरबीआई को दे दो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट,
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यानी कि ये वो रेट है रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे यहां पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, ले रहा है ना, तो कॉमर्शियल बैंक से लोन ले रहा आरबीआई, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, याद रखना, एक ऐसा दर या रिवर्स रेपो दर क्या होता है, एक ऐसा दर, ठीक है, एट विच रेट, एट विच आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। क्लियर पॉइंट, यानी कि वो दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से लोन लेता है। क्लियर पॉइंट यहां पे। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करता है, बाय यूजिंग बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये पूरा पूरा फ्लो चार्ट आपके काम का है बच्चे, ठीक है। और भी जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये सब मैं आपको, ठीक है, आने वाले क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, बाकी सारी जितने भी मौद्रिक नीतियां हैं उन सबको कवर करेंगे। और आपको जो कुछ भी पूछना रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, वो हम आपको उसका रिप्लाई देंगे और आपके एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।